Dear students, welcome in 10+1 Political Science with Dr. जोगिंदर सिंह। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संघात्मक व्यवस्था इंडियन फेडरल सिस्टम पर जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जो मेरे शिक्षण बिंदु है उसमें है संघवाद क्या है। संघवाद मतलब संघ शब्द क्या है और संघवाद की परिभाषा और संघवाद की विशेषताओं पर। और दूसरा जो बिंदु है वो है भारत में संघात्मक व्यवस्था, कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया है। भारतीय संघ में जो एकात्मक तत्व हैं उस पर भी जानकारी हासिल करेंगे और साथ साथ में भारतीय संघवाद की जो तीसरा मेरा बिंदु है कि उसकी कार्यप्रणाली क्या, व्यवहारिक रूप क्या है, किस तरह से भारत में जो है वो संघात्मक सरकार काम कर रही है, और जिसमें भारत सरकार की 1950 से लेकर अब तक की कार्यप्रणाली और साथ में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के क्या संबंध हैं, और सरकारी आयोग, ये केंद्र राज्य संबंधों को लेकर सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी, और फिर अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी रचना के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो संघवाद। तो संघवाद जो है वो केंद्र सरकार के क्षेत्रीय या जो प्रांतीय स्तर पर जो सरकारों के साथ जो संबंधों के आधार पर हम सरकारों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि सरकारों के दो रूप हैं। एक है संघात्मक और दूसरा एकात्मक। संघात्मक सरकार और दूसरी है एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार जो है वो निरंकुश राजतंत्र में ये एकात्मक सरकार होती है, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में जो है वो ये 18वीं शताब्दी की देन है। जब आरंभ में अमेरिका के जो छोटे छोटे राज्य थे वो जो कि इंग्लैंड के अधीन थे, जब वो स्वतंत्र हुए तो उन्होंने एक संघ का निर्माण किया, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संघात्मक शासन प्रणाली उसे कहा जाता है जहां केंद्र तथा उसकी इकाइयां यानी उसके अधीन जो राज्य है में प्रशासन की शक्तियां संविधान द्वारा बंटी हुई हो, और केंद्र और राज्य इकाइयां अलग अलग सरकारें अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करती हो, तथा एक दूसरे के क्षेत्र में वो हस्तक्षेप का अधिकार ना के बराबर हो। तो संघ शब्द जो है ये अंग्रेजी में है फोडस, FOEDUS, फोडस शब्द से निकला है लैटिन भाषा में। तो फोडस का जिसका अर्थ है समझौता। तो जैसे कि अमेरिका में समझौते से बनी सरकार जो 18वीं शताब्दी में आई, अब संघवाद जो है उस संघवाद की जो परिभाषा है उसमें गार्नर की जो परिभाषा है, गार्नर बोलते हैं कि संघ एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभु सत्ता के अधीन होती है, और ये सरकारें संविधान अथवा संसद के कानून के द्वारा निर्धारित अपने अपने निश्चित क्षेत्र में सर्वोच्च होती है, यानी एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार कम होता है। तो संघात्मक सरकार की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहली विशेषता है कि शक्तियों का बंटवारा, कि शक्तियों का बंटवारा जो है वो संघात्मक जो केंद्र सरकार है उसके और जो इसके अधीन राज्य है उसके बीच में होता है। और दूसरा दोहरा शासन मतलब कि केंद्र में भी शासन होता है और राज्य में भी शासन होता है। तो जो दोहरा शासन जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रशासन जो होता है। तीसरा लिखित तथा कठोर संविधान। ये संघात्मक
सरकार तभी काम कर सकती है अगर संविधान जो है वो उसका रूप जो लिखित हो और कठोर भी हो। लिखित इसलिए कि ताकि किसी तरह का कोई उपबंध जो है उस पर कोई झगड़ा ना हो, वो स्पष्ट रूप से लिखित हो, और दूसरा कठोर हो, किसी तरह का संशोधन जो है वो केंद्र ना कर पाए, उसमें कठोरता हो, ताकि जो केंद्र जो है वो निरंकुश सरकार बनकर न रह जाए। चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च माना जाए और संविधान के अनुसार ही कार्य हो। पांचवा, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायालय, न्यायालय जो है स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, ताकि किसी तरह का कोई झगड़ा हो तो वो निष्पक्ष रूप से काम करे। छठी है दोहरी नागरिकता, संघात्मक सरकार, संघात्मक शासन प्रणाली में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। जैसे अमेरिका में है कि अमेरिका का अपना भी नागरिकता है और दूसरी उसके अधीन जो राज्य है उनकी नागरिकता है, जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं, भारत में एक ही नागरिकता है। और सातवां है संसद में इकाइयों को प्रतिनिधित्व, जो अधीन राज्य है उनको भी संसद में प्रतिनिधित्व, समान प्रतिनिधित्व, जैसे अमेरिका में हर राज्य से 2-2 प्रतिनिधि लिए जाते हैं। तो भारत में संघात्मक व्यवस्था, अब दूसरा जो बिंदु है उस पर बात करते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को क्यों अपनाया, क्या कारण था। तो उसमें क्या था, सबसे पहले कि भारत इंग्लैंड के संविधान का प्रभाव था, क्योंकि भारत लगभग 200 वर्षों से ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा, तो उसका प्रभाव तो था। लेकिन इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली है, भारत ने उसे नहीं अपनाया। परंतु भारत को जो है वो जो उनकी अपनी परिस्थितियां हैं उसका भी प्रभाव पड़ा, और दूसरा जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में संघात्मक जो 1935 का जो एक्ट है उसमें संघात्मक सरकार की व्यवस्था थी, 2 सदन की व्यवस्था थी, और भौगोलिक परिस्थितियां भी एक कारण रहा इसमें, क्योंकि भारत की स्थितियां ऐसी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय एकता को लेकर हो, विभिन्नताएं बहुत है भारत में, विविधता बहुत है, धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर। तो उन सभी के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी संघात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया। और क्योंकि शुरू में जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जो शुरू में जो उस पर रियासतें थी उसका एकीकरण भी करना था, तो उसके लिए भी संघ जो है वो एक मजबूत संघ की आवश्यकता थी, मजबूत सरकार की आवश्यकता थी, इस कारण भी ये रहा। तो किस प्रकार भारतीय संविधान संघात्मक है, इसकी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो क्योंकि इसका झुकाव जो है वैसे शुरू में एकात्मकता की ओर रहा है। डॉक्टर केसी वियर ने इसे अर्ध संघात्मक की संज्ञा दी है, जबकि डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंघवी ने इसको केंद्रीकृत संघात्मक की संज्ञा दी है, केंद्रीकृत संज्ञा दी है कि ये केंद्र की ओर ज्यादा इसका झुकाव है, एकात्मकता की ओर ज्यादा झुकाव है, लेकिन वास्तव में ये जो संघात्मक है। अब भारत में जिस तरह की व्यवस्था हुई है उसमें अगर हम एकात्मक तत्वों की बात करते हैं तो शक्तियों का विभाजन, सबसे पहले शक्तियों का विभाजन जो है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 विषय समवर्ती सूची में शामिल किए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और वन भी शामिल है। तो इन विषयों पर शक्तियों का विभाजन है, वो अपना अपना काम करते हैं।
दूसरा है लिखित व कठोर संविधान। भारत का भी संविधान लिखित है, लचीला भी है लेकिन कठोर भी है। तीसरा, न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में। न्यायपालिका जो है वो संविधान, कई बार अगर कोई किसी तरह का राज्य और केंद्र में टकराव होता है तो न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। वो जो है वो कुछ उसकी व्याख्या करती है, संविधान के कानूनों की व्याख्या भी करती है और उसको पुनरावलोकन का भी जो अधिकार है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता है। और चौथा है केंद्रीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय संसद जो है उसमें राज्यों को भी समान प्रतिनिधित्व तो नहीं बोल सकते हम कि संख्या के आधार पर जो भारत में, हालांकि अमेरिका में समान दिया गया राज्यों, लेकिन भारत में संख्या के आधार पर जो है, जनसंख्या के अधिकार पर जो है वो इसका इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। दोहरी शासन प्रणाली है, केंद्र जो है वो राज्यों पर भी अपना शासन चलाता है और इकहरी नागरिकता है। ये भारत में केवल एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता। तो इसके साथ ही अब हम इसमें भारतीय संघ के जो एकात्मक तत्व है उसमें जो संरचना में संघात्मक है परंतु वास्तव में ये एकात्मक तत्व है, क्योंकि केंद्र अधिक शक्तिशाली है। केंद्र को शक्तिशाली बनने के क्या कारण है? केंद्र को शक्तिशाली बनाने के जो कारक है, कुछ एक ऐसे तत्व हैं जिसके कारण भारतीय संघवाद की आलोचना होती है। आलोचना इसलिए होती है कि ये इसका झुकाव एकात्मक की ओर ज्यादा है। तो उसमें पहला है शक्तियों का विभाजन जो है वो केंद्र सरकार के पक्ष में है। शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार के पक्ष में है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है बहुत ज्यादा वो महत्वपूर्ण विषय जो है जिसमें वित्त, विदेश, रक्षा, रेल, जहाजरानी, इस तरह के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो केंद्र के रूप में केंद्र को है, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वो भी केंद्र के पक्ष में है। राज्य सूची पर केंद्र का नियंत्रण है, क्योंकि केंद्र अगर कोई कानून बनाता है तो वो प्रभावी माना जाता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी केंद्र को है कि राज्य को सीमा, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है वो जम्मू कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी का केंद्र शासित प्रदेश बनाया, वो केंद्र सरकार ने ही उसको बनाया है। राज्यपाल के पद की व्यवस्था, क्योंकि राज्यपाल जो है वो केंद्र का एक एजेंट के रूप में काम करता है, तो ये भी एक एकात्मक संघवाद की ओर, एकात्मक रूप की ओर जाता है। उसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो आपातकाल की व्यवस्था है वो भी केंद्र सरकार करते हैं, जिसमें प्रावधान है संवैधानिक 352 में राष्ट्रीय स्तर पर जो आपातकाल होता है उसमें केंद्र सरकार, सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाती है। 356 में भी जो राज्य सरकार है उनको हटाकर केंद्र के अधीन किया जाता है। तो ये भी, उसके साथ ही एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड न्यायपालिका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। निचली अदालतों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार है। एकल संविधान है, एक ही संविधान के तहत काम होता है। एक नागरिकता की बात होती है। एकल चुनाव व्यवस्था है। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं वो भी राज्यों पर एक चेक रखती है। उसके साथ ही योजना आयोग है। योजना आयोग की भी इस तरह से आलोचना होती है कि ये केंद्र सरकार का काम करती है, और जो जहां पर केंद्र में जो सरकार है उन विचारों की सरकार नहीं है, तो वहां पर कम वित्तीय प्रावधान होता है। तो इस तरह की वित्त आयोग की भी व्यवस्था है उसमें। अब कुछ राज्यों में जो है वो विशेष प्रावधान है जो संविधान में भी है, जैसे J&K में, जम्मू और कश्मीर में 370 विशेष प्रावधान था, लेकिन अब 5 अगस्त 2019 को उसको समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 371 में भी विशेष राज्यों के दर्जे की बात की गई है, और उसमें भी जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और जो जनजातीय, जहां पर ट्राइबल एरिया में जो राज्य है उन प्रदेशों को भी विशेष प्रावधान है। इसमें SC ST को आरक्षण की व्यवस्था है। विशेष केंद्रीय सहायता
जो है वो दी जाती है, इसलिए भी जो है वो केंद्र जो है वो ज्यादा उसमें जनजातीय सलाहकार परिषद पहले ही बना दी गई हो, और भाषा और लिपि संस्कृति का भी विशेष अधिकार है आर्टिकल 30 में। तो ये सारा जो है वो केंद्र को एकात्मक तत्व के रूप में भी है। अब हम भारतीय संघवाद की कार्यप्रणाली की बात करेंगे, जिसमें व्यवहारिक पक्ष क्या है और उसका केंद्र राज्य संबंध कैसे है। तो सबसे पहले 1950 में जब हमारा भारत आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद है जो सरकार बनी, तो 1950 से लेकर 1967 तक 67 तक एक ही दल की सरकार थी। तो 1950 से 1967 तक की स्थिति वो मधुर संबंध संघवाद युग से बोला जाता है, मधुर संबंध संघवाद युग, क्योंकि एक ही दल की सरकार रही। तो उसमें राज्यों में भी एक ही दल की सरकार और केंद्र में भी एक ही दल का प्रभुत्व रहा, कांग्रेस का। तो उस समय राज्य और केंद्र के संबंध मधुर थे। फिर 1967 और 1977 के बीच, जब 1977 में कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ और राज्य में सरकारें बनी, केंद्र में भी उनकी कम सीटें आई, तो संबंधों में कटुता आने शुरू हो गई और गैर कांग्रेसवाद सरकारें जो है वो उस वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाने लगा। 1971 में तो संघवाद का एकात्मिक रूप भी देखने को मिला, जिसमें न्यायपालिका पर जो है वो प्रभाव डालने की कोशिश की गई। और 1975 में जो इमरजेंसी जो आपातकाल लागू हुआ, 1977 और 1984 में जो तीसरा काल है, इसका कालखंड है, उसमें विकेंद्रीकृत संघवाद, लेकिन उसमें भी 356 का पूरा खुला प्रयोग होने लगा, क्योंकि जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने भी कुछ कांग्रेस की सरकारों को गिरा दिया गया, और जब 1980 में कांग्रेस सरकार आई तो 9 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारों को कांग्रेस ने गिरा दिया, वहां पर 356 का प्रयोग कर दिया। तो उसमें कटुता जो है वो रही, और 1984 और 1991 में संबंधों में भी कटुता जारी रही, और 356 का दुरुपयोग लगातार होता रहा। चाहे 1990 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो है वो 4 सरकारों को गिरा दिया गया बिना किसी कारण से। उत्तर प्रदेश में तो चलो कह सकते हैं, लेकिन हिमाचल, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों को गिरा दिया गया। और 1996 के बाद जो है वो साझी सरकारों का युग जो है वो शुरू हुआ, जिसमें चाहे वो एनडीए, चाहे पहले यूपीए की सरकार रही, फिर एनडीए की सरकार रही। अब इस जो केंद्र राज्य संबंध, क्योंकि बीच में शुरू में 1970 तक तो ठीक थे, लेकिन उसके बाद कटुता आने लगी, फिर बहुत कटुता हुई, फिर उसमें केंद्रीकरण की बात हुई, दूसरी जो सरकारें गिरा दी गई, उन्होंने उनके प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से जाकर गुहार लगाई। अंततः केंद्र राज्य संबंधों के लिए सरकारी आयोग की स्थापना हुई, और ये सरकारी आयोग की स्थापना जो है 1983 में हुई, और इसने केंद्र राज्य संबंधों पर विस्तार से अपनी रिपोर्ट जो है वो 1988 में 88 में जो है वो केंद्र सरकार को सौंपी। तो उसमें जो उन्होंने रखे कि 300 सबसे पहले उसको उन्होंने नाम दिया कि सहकारी संघवाद, कि दोनों मिलकर जो है वो काम करें, और दूसरा राज्यपाल विवेक से काम लें, राजनीतिक आधार पर नहीं लेकिन अपने स्व विवेक से काम करें। तीसरा, उन्होंने राज्यपाल के जो मनोनयन में जब राष्ट्रपति केंद्र सरकार की से राष्ट्रपति उसका चुनाव करता है, तो मुख्यमंत्री का भी उसमें से पक्ष जानना चाहिए, मुख्यमंत्री की भी पसंद होनी चाहिए। फिर उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की बात की गई कि आर्टिकल 263 के अंतर्गत 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई, और उसकी रचना में प्रधानमंत्री, उसके अध्यक्ष, और जो 6 कैबिनेट मंत्री है, जिसमें गृह है, वित्त है, विदेश, वाणिज्य, सूचना और प्रसारण और उद्योग मंत्री, इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री भी उसके सदस्य हैं, और ये मिलकर के जो है वो राज्य और केंद्र के संबंधों की आए दिन जो है वो बैठक करते हैं, और उसमें मधुरता लाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है तो इस तरह से है कि इसका भले ही ये जो वास्तव में इसका एकात्मक रूप से दिखाई देती है, लेकिन ये
वाद है, संघात्मक शासन प्रणाली है, जो कि भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बहुत आवश्यक है।